Yes. चलो तो गुड इवनिंग एंड लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन. एनसीईआरटी प्रैक्टिस एक्चुअली रेगुलर सेशन नहीं है बट रखा है हमने सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स उनके साथ हम एनसीईआरटी डिस्कस कर पाए. चलो क्वेश्चंस ही बहुत हैं यार इक्विलिब्रियम में, तो पूरा तो डिस्कशन करना इम्पॉसिबल ही हो जाता है क्लास में. पहले भी हम एक्स्ट्रा सेशंस लेके ही करते थे और अभी भी मैं एक्स्ट्रा सेशन लेके ही कर रहा हूँ जूम पर, है ना. चलो तो क्वेश्चन नंबर 16. अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 तक आपने देखा, होमवर्क देखा, अपलोड कर दिया मैंने होमवर्क बना के. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ा उसका, डिड यू रीड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स? यस. 34 क्वेश्चंस तक आर योर केमिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस और उसके बाद आपका 66 तक इज आयनिक इक्विलिब्रियम. अच्छा उसमें भी आज हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन जो है वो 34 के बाद से लेके 66 तक कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आयनिक इक्विलिब्रियम के बाहर के, वो भी हम देख लेते हैं. वो मैं आज मार्क करवा दूंगा आपको, ठीक है. ऑलराइट चलो 16वां 17वां क्वेश्चन ये रहा ऊपर साइड पे देखो, ये जो मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है. 16 17 क्वेश्चन रीड डाउन करो. उसमें कोई डाउट है, समझ नहीं आ रहा, लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पुट रेज हैंड. में लॉजिक समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. लॉजिक इज द ओनली थिंग व्हिच वी नीड टू नो. 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस. अरे यार ये तो सिंपल है, बहुत बहुत तरह, बहुत ही मतलब क्वेश्चंस हो गए हैं इस लेवल के, है ना. ये वही वाला है, वो एक्स और एक्स करके, है ना, है ना. और मैंने आपको वो भी सिखा दिया है कि ये डरावनी ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना. वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत सिंपल सा मेथड है उसका भी. तो बस वो मेथड को फॉलो करो और अपने क्वाड्रेटिक को सिंपल बनाओ. डोंट यूज दैट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. फंस जाओगे यार, कैलकुलेशंस में बिना मतलब फंस जाओगे. सो डोंट डू दैट, ठीक है. मैंने आपको सिंपल इजी तरीका बता दिया. चलो 7.17 7.17 रीड द क्वेश्चन. कोई दिक्कत है पूछो. 7.17 डाउट, गपशप बॉक्स ओपन है. डाउट है तो प्लीज जस्ट पुट इट. सर डाउट है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट बिना सी आई हैव केप्ट दिस सेशन सो दैट यू कैन टेक द फुल एडवांटेज ऑफ इट, प्लीज. ओके, प्रेशर के ऊपर है, द क्वेश्चन इज ऑन प्रेशर. तरीका वही है जो हम कंसंट्रेशन में करते हैं, वही तरीका है, ठीक है. हाँ, डाउट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस 7.17 के. अच्छा, क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, चलो बताओ मेरे को. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है आपका यहाँ पर. अच्छा या जस्ट होल्ड ऑन, टेल मी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमिंग. हाँ मतलब मुझे कंफर्म ही करना है. -0.02 प्लस एक्स इंटू -0.02 माइनस एक्स इज इक्वल टू again just give me 1 minute, just give me 1 minute. Yeah, now tell me. -0.02 प्लस एक्स इंटू -0.02 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.16 -0.16. -0.16, ठीक है. ये जो मेरा मेथड था उसका आप फाइनल बता रहे हो, आपने ये लिया है. हाँ सही है, परफेक्ट. मतलब मेरा उसमें x इज इक्वल टू 0.39 आया, तो अब उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके दो वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना. हाँ है ना बच्चे, ये आपका रूट नंबर 1 हुआ और ये आपका रूट नंबर 2 हुआ. आपकी क्वाड्रेटिक के ये दो रूट्स हुए. हाँ, पर मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो इसका p इसके x का वैल्यू 0.38 आ रहा है, तो वो तो मेरा कहीं पे नहीं आ रहा, इसीलिए. अरे बच्चा बच्चा सुन सुन सुन, अगेन वापस बताऊं मैं, जो तू x की वैल्यू देख रही है ना, वो तो डायरेक्टली रूट्स देख रही है. यू आर डायरेक्टली सीइंग द रूट वैल्यूज. तो उसको मैंने प्लस किया तो भी 0.37 और 0.41 ऐसा. तेरे पास देख, मैं इसीलिए मैं ये करेक्टर को x ना रखते हुए मैं इस करेक्टर को यहाँ पर u रखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ओके. नाउ दीज आर द टू वैल्यूज, दीज आर द टू वैल्यूज. ये x की दो वैल्यूज है ये. हाँ. दीज आर द टू रूट्स ऑफ x. ओके. ठीक है. हाँ. समझ में आया. हाँ हाँ. हाँ
अब तेरा जो आंसर आया है वो तेरा ये जो x का वैल्यू है वो आया होगा 0.39, ऐसा आया ना? हाँ हाँ। हाँ तो अब ये सॉरी 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 सॉरी, ये x का वैल्यू नहीं, ये तेरा u का वैल्यू यहाँ पर आया होगा 0.39, 0.39। ठीक है। अब उस u को यहाँ रखा तो तेरा x का पहला रूट, x की पहली वैल्यू आएगी 0.02 प्लस 0.39, तो ये तेरा वैल्यू हो गया 0.37 हो गया। हाँ और x की दूसरी वैल्यू, दिस इज x का दूसरा रूट, दैट इज माइनस, अरे नहीं ये तूने गलत किया ना, यहाँ पर एक जगह पे माइनस आएगा, एक जगह पे हाँ, ये मैंने माइनस माइनस ही बोला था आपने। अच्छा ओके ओके सॉरी, आई एम सॉरी। सो माइनस 0.02 माइनस 0.39, तो ये वैल्यू तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो गई क्योंकि ये हाँ, नेगेटिव वैल्यू है, ये तो अपने नेगेटिव। काम की नहीं है, करेक्ट। अब तुमने जो इक्वेशन बनाया होगा, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन के अंदर तुमने जो इक्वेशन बनाया होगा वो कुछ ऐसा बनाया होगा, एक्सप्रेशन ये है C2H6 goes to C2H4 plus H2, ये इक्वेशन है। हाँ ये इनिशियली 4 से स्टार्ट हुआ तो 0 0, ये 4 में से माइनस P गया, मतलब प्रेशर डाउन हुआ, माइनस P, ये P बना होगा। अब आपने ये P की दो वैल्यूज निकाली, एक थी ये नेगेटिव वैल्यू ये वाली, और एक थी ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 4 में से माइनस 0.37 यहाँ पर किया, तो ये आपको ये मिल गया 0.37, इसका मिल गया 0.37 इसका। सो दैट इज योर आंसर बेसिकली। हाँ हाँ ओके ओके यही वो पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स क्या है, ठीक है। सो 4 में से 0.37 माइनस किया, वो आपका इक्विलिब्रियम प्रेशर हो गया C2H6 का, C2H4 का तो 0.37 ही रहेगा और H2 का भी 0.37 ही रहेगा। हाँ गॉट इट। यस यू गॉट माय पॉइंट। यस 3.61 एटमॉस्फेयर, 3.61 हमारे इस मेथड के हिसाब से 3.63 आ रहा है, डज नॉट मैटर, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। आपने अगर कैलकुलेटर लेके किया होगा तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही होंगी, बिना कैलकुलेटर के करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.63, हाँ ये रेंज है 3.60 से लेके 64 तक, अगर आप आंसर निकाल रहे हो 65 तक आंसर निकाल रहे हो, गुड इनफ, नो इश्यूज, परफेक्ट है। ऑलराइट चलो, क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ। चलो 18 देखो, 18 तो मुझे समझाना ही नहीं है, 18 में है क्या, बहुत ही सिंपल है, बस इतना ध्यान देना सब कुछ लिक्विड के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 मत ले लेना, ये मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास के अंदर, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन लिखवाते वक्त, मैंने आपको बोला था कि अगर सब कुछ लिक्विड में दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर k की वैल्यू 1 लिख के आ जाओ कि आपने बोला था सर सॉलिड और लिक्विड तो 1 होता है, अरे भाई सॉलिड और लिक्विड 1 कब होता है, कब 1 होता है, गैसियस और एक्वस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अगर सब लिक्विड है तो फिर आप 1 नहीं ले सकते, तो आपको सबकी कंसंट्रेशन जो है वो लेनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन तो सिंपल है, रीड करो, रीड इट योरसेल्फ, मैं हर जगह पे स्पून फिट करूंगा तो एग्जाम में आप लोग क्लिक नहीं कर पाओगे, रीड इट, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन पुट द पार्ट आल्सो इन द गपशप बॉक्स एंड यू कैन ऑब्वियसली आस्क द होल क्वेश्चन आल्सो, मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बी वेरी क्विक, अपने पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। यस प्रीत बताइए क्या डाउट है। सर जो थर्ड वाला है उसमें हाँ नहीं हाँ, सर हो गया, सॉरी when a point to ethyl is found after some time has equilibrium been achieved, हाँ ठीक है, इसमें क्या नहीं सर सॉरी, वो थोड़ा हुआ, समझ में आया, हाँ अब आ गया, इजी है ना। हाँ इसमें ध्यान देना, इसमें उसने आपके साथ खिलवाड़ क्या कर दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट, देखो खिलवाड़ उसने किया तो है, थोड़ा सा खिलवाड़ उसने किया जरूर है, लेकिन वो खिलवाड़ को समझना आपकी जवाबदारी है, प्लीज मेक श्योर कि आप 100% अटेंटिव रहे एंड लिसन टू दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसने आपको दिया है CH3COOH, ठीक है, और इसका रिएक्शन दिया है C2H5OH के साथ, और ये भाई साहब जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है विद CH3COOC2H5, राइट, दिस इज इथाइल एसीटेट प्लस H2O। डोंट वरी, नाम को टेंशन मत लेना, हाँ नाम का टेंशन मत लेना, वो आप सीख जाओगे, अभी IUPAC आने वाला है उसमें आप सीख जाने वाले हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब वो बोल रहा है स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के 0.5 मोल है,
और हमारे किसके एसिटिक एसिड के 1 मोल है, सो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड हमारा इथाइल एसिटेट वो बोल रहे हैं ना मेंटेनिंग टू है, इथाइल एसिटेट इज 0.214, ठीक है। अब ये उसने दिया है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये चीज समझ लेना, देखो एक्चुअली में वो करना क्या चाह रहा है, एक्चुअली में यहां से उसने स्टार्ट किया है, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसने स्टार्ट किया है, और ये वाला जो कंसंट्रेशन है ना ये यहाँ नहीं है, ये तो यहाँ पर 0 था। टाइम t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे वो बोल रहा है कि इसका 0.214 है, ये दिमाग में रखना, ये जो है वो बहुत जरूरी है। अगर ये आपने तकलीफ कर दी ना तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये समझ में आया, लैंग्वेज समझ में आई। अब करना कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम का इसका होगा 1 माइनस 0.214, ये होगा 0.5 माइनस 0.214। अच्छा ये मैं डायरेक्टली 0.214 माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 1 मोल बनने पे इसका 1 मोल कंज्यूम होने वाला था, तो 0.214 बनने पे इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा, 0.214, करेक्ट है। अगेन 1 मोल बनने पे इसका 1 मोल कंज्यूम होने वाला था, तो 0.214 बनने पे 0.214 जो है वो क्या हुआ होगा, कंज्यूम हुआ होगा। तो 1 में से 0.214 डायरेक्टली उड़ा दिया, 0.5 में से 0.214 डायरेक्टली उड़ा दिया। अरे समझ में आया ये चीज, हाँ कि ना। और H2O कितना बना होगा, 0.214 ही बना होगा, क्यों, अगेन 1 मोल के रिस्पेक्ट में 1 मोल बनने वाला था, तो 0.214 के रिस्पेक्ट में 0.214 मिलेगा। यस हाँ, यस यस, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। जिसने ये डाउट लिखा है सर ये तो मोल्स दिए हैं, हाँ परफेक्टली राइट। अब वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, अब देखो उसने बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला है क्या इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है कि नहीं, क्या इसका केसी वैल्यू आपने सेकंड पार्ट में निकाला होगा, इस इक्वेशन का केसी का वैल्यू आपने सेकंड पार्ट में निकाला होगा, सेकंड या फर्स्ट पार्ट में निकाला है ना, ना क्या केसी का वैल्यू दिया हुआ है, ओके वन स्टार्ट, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाले पार्ट में आपने केसी निकाला होगा ना, है ना, तो 3.92 केसी का वैल्यू 3.92 आया है, हाँ कि ना, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर अब केस, मैं यहाँ पर क्यूसी निकाल सकता हूँ ना, क्यूसी निकाल सकता हूँ, क्या करूंगा, ये जो कंसंट्रेशन मोल से डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी आएगा। अब वॉल्यूम भले ही ना दी हो, वॉल्यूम भले ही ना दी हो, बट मुझे दिख रहा है ना कि ये सारे के सारे मेरे को क्यूसी के टर्म में मिलेंगे, तो वी 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 और वी कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम आप वी अज्यूम कर लोगे या 1 लीटर भी अज्यूम कर लोगे तो सब कैंसिल ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो अजम्पशन जो है वो उस तरीके से ही करना कि भाई कैंसिल हो रहा हो, परफेक्ट है। अब तो सिंपल हो गया, अब सिंपल हो गया, क्यूसी का वैल्यू निकाल लो, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, मतलब बेसिकली नॉट इक्वल्स टू केसी है, तो आप बोल दोगे नो इट इज नॉट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। आगे उसने क्वेश्चन तो किया ही नहीं है कुछ, क्या उसने आगे क्वेश्चन किया है कि अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो बताओ कब पहुंचेगा, हैज द इक्विलिब्रियम बीन अचीव्ड, ये पूछा है उसने ना। अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो नो, खत्म, आंसर ओवर, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो 7.19 1919 सिंपल है, बहुत इजी है यार क्वेश्चन, ये क्लास में भी किया हुआ है हमने, वी हैव डन दिस। शायद वैल्यूज ऊपर नीचे थी उसमें, मैंने ये वैल्यूज नहीं लिया होगा, बट ये इक्वेशन के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया है, राइट। डिस्कशन एनसीईआरटी डिस्कशन ऐसे ही होगा, थोड़ा सॉल्व करके आओगे तो ही मुझे पता रहेगा और आपको पता रहेगा कि कहाँ दिक्कत है। फिर भी मैं आपको चांस दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछोगे सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट रीडिंग में अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है सो जस्ट आस्क, राइट। चलो 2020 अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन के एनसीईआरटी में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पर इक्वल के आगे क्या दिया हुआ है, कोई बता सकता है मेरे को, देयर इज इक्वालिटी गिवन, वो इक्वालिटी के आगे किसका प्रेशर दिया, CO2 का प्रेशर दिया आई थिंक वो, हाँ
वो शायद एडिटिंग किया ना मैंने, वो एनसीईआरटी का पीछे वो था। ओके, समवन हैज डाउट इन 20। ऑलराइट चलो, 20 में डाउट है भाई, 20 अच्छा जो करंट क्वेश्चन ही है। ऑलराइट चलो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 क्वेश्चन के अंदर। चलिए 20 क्वेश्चन के अंदर यस, गिव मी द इक्वेशन व्हाट इज गिवन। FeO सॉलिड प्लस CO गैस, फिर एरो Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस। Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। चल अब क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, देख लीजिएगा मेरे से कोई डेटा मिस ना हो जाए। वन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इन द रिडक्शन ऑफ, ठीक है चलो कहानी दी उसने, फिर उसने Kp का वैल्यू दिया है। वो बोल रहा है कि इसके Kp का वैल्यू इज 0.265, ठीक है, ये वैल्यू उसने दिया है। और टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है, 1050 केल्विन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ CO and CO2 at 1050 Kelvin if the initial pressure are this and this। अरे यार सिंपल है, ये देख, ये 1.4 इनिशियल दिया है और ये 0.8 इनिशियल दिया हुआ है, राइट। दिस इज व्हाट इज गिवन। अब वो बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम आने पे मुझे बताओ कि इसके पार्शियल प्रेशर्स क्या रहे होंगे। यार इसके अंदर मुझे लगता ही नहीं है कुछ बताने की मुझे जरूरत भी है। हाँ, इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एकदम परफेक्ट है। 2 O इस तरह है, 2 साइड Fe एक है, C एक है। अब मुझे बता 1.4 में से अगर मैंने x को माइनस कर दिया तो यहाँ पर 0.8 में x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होएगा कि नहीं। अच्छा, एक मिनट, ये गलती मत कर देना, डायरेक्टली गलती मत कर देना। यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे आप, यहाँ पर QP कैलकुलेट करोगे। QP is nothing but partial pressure of CO2 divided by partial pressure of CO। ये ध्यान देना, ये क्यों करना है, why do you have to check this? The reason you have to check कि यहां से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि रिएक्शन यहां से बैकवर्ड जाएगा इस करंट पोजीशन से। उसका रीजन बता रहा हूं। अगर तो फॉरवर्ड जा रहा है तो 1.4 में से माइनस होगा और 0.8 में प्लस होगा, बिकॉज 0.8 का प्रेशर बढ़ेगा और 1.4 का घटेगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो 0.8 में घटेगा और 1.4 में बढ़ेगा, तो 1.4 में प्लस होगा और 0.8 में माइनस होगा, वो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। QP कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बताया। कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4। चलो जल्दी कैलकुलेट करो, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4, बताओ भाई, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4, करो, आंसर आ रहा होगा यहाँ पर 0.57। अब अगर आप देखोगे तो QP का वैल्यू इज ग्रेटर देन KP, बोलो हाँ कि ना। और QP का वैल्यू अगर ग्रेटर है तो ये बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, यस, द रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। ये समझ में आ रहा है सबको? अरे भाई किसी को दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ, समझ में आया ना। तो ये QP का वैल्यू मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कि भाई QP इज 0.57, QP is greater than KP, therefore the reaction will move backward। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया ताकि जब आप वीडियो देखो तो आपको सोल्यूशन देखने में परेशानी ना हो। अब अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो ये ऊपर वाले एरो को मैं रब कर दूं, बैकवर्ड जा रहा है मेरा रिएक्शन, तो मतलब यहाँ 0.8 में से कुछ वैल्यू माइनस होगी और 1.4 में कुछ वैल्यू प्लस होगी। ये ध्यान देना, ये चेक करना भूलना नहीं तो परेशानी हो जाएगी आपको। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली रिएक्टेंट्स में सीधा माइनस और प्रोडक्ट्स में सीधा प्लस मत कर दो। अगर KP का वैल्यू दिया और इनिशियल कंसंट्रेशंस दिए हैं तो चेक कर लो कि भाई कहीं QP या QC ग्रेटर या लेसर देन KC तो नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये चेक करना हर बार जरूरी है नहीं। अगर सपोज करो कि यहाँ पर ये 0.8 ना दिया होता, सपोज करो, तो इनिशियली ये 0 होता, तो इन दैट केस हमेशा जो है रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, प्रोडक्ट्स इनिशियली 0 हैं, वो कुछ तो बनेगा ना। बट अगर उसने प्रोडक्ट का भी यहाँ पर मोल्स दिए हुए हैं या कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप चेक कर लो QP और QC
ग्रेटर देन केसी या लेसर देन केसी, या इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल है तो सीधा इक्विलिब्रियम ही दिया हुआ है उसने, है ना। तो इसमें सपोज आपने कुछ p माइनस किया है तो इसमें कुछ p प्लस होगा, हाँ कि ना। अब कोई डाउट है? अब मुझे बताओ, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, किसी ने तो डाउट पूछा था ये, हाँ कोई डाउट तो नहीं है? ऑल राइट ग्रेट, चलो सो लेट्स गो अहेड। 20 अब तो सिंपल है ना, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा, केपी का इक्वेशन अपने पास है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर हैं और उनका वैल्यू हमने P के टर्म्स में निकाल लिया है, बस सॉल्व द वैल्यू ऑफ P, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। यस यस बताइए क्या डाउट है बच्चे? आई थिंक ऑलराइट, यस यस धनुष्का बोलो क्या डाउट है? Sir, will you please explain again that when to calculate QP? हाँ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देख फॉर एग्जाम्पल तेरे को एक रिएक्शन दिया है A प्लस बी गोइंग टू C प्लस D, ठीक है। अब सपोज कर कि यहाँ पर इसकी K वैल्यू तुझे दी हुई है 5, K वैल्यू जो है वो तेरे को दी हुई है 5। अब ध्यान से देख, मैंने तेरे को बोला कि इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका 1 मोल इसका 1 मोल दिया हुआ है और C और D का कोई मोल्स नहीं है, C और D के कोई मोल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो बाय डिफॉल्ट समझ में आता है कि ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं सिस्टम में, प्रोडक्ट तो बनेंगे तब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होगा ना, अभी प्रोडक्ट है ही नहीं, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। लेकिन सपोज कर उसने देखो दे दिया कि भाई एट t इज इक्वल्स टू 0 पे वो बोलता है कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल इसके 4 मोल इसके 4 मोल एक कंटेनर में डालें, तो अब ये जो गिवन सेट है ये इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा ना, तो उसको चेक करने के लिए आपने Q कैलकुलेट किया 4 into 4 डिवाइडेड बाय 1 into 1 दैट इज नथिंग बट 16, तो यहां से पता चला अरे बाप रे Q इज ग्रेटर देन K, और अगर Q ग्रेटर देन K है तो यहां से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा, और अगर बैकवर्ड जाएगा तो मतलब इनमें से कुछ वैल्यू माइनस होगी और इसमें कुछ वैल्यू प्लस होगी। ये समझ में आया? पक्का? थम्स अप दे मेरे को कैमरा में, गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो भाई ये है, जितने भी डाउट हैं आज की क्लास में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये एक तरीके का आपका इक्विलिब्रियम का रिवीजन टाइप ही चल रहा है, राइट। चलो 21st क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, चलो चलो पढ़ो पढ़ो 21st क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है at a particular time. The analysis show that the composition of the reaction mixture is 3 moles per liter N2, 2 moles per liter H2 and 0.5. अब देख, अब यहाँ पर सबके दिए हुए हैं, सबके दिए हुए हैं, मतलब ये जो कंसेंट्रेशंस दिए हैं वो सम रैंडम टाइम t पे हैं। अब वो पूछ रहा है कि इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम और नॉट, तो आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, QC कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर QC KC के इक्वल आ जाता है, एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है, तो भाई ये जो दिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। लेस देन आता है तो इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, और आगे उसने क्वेश्चन भी किया इफ नॉट विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन मूव, सो दैट विल बी इफ इट इज लेसर तो फॉरवर्ड, और अगर ग्रेटर है QC ग्रेटर है तो बैकवर्ड। ठीक है, श्योर है? डन। तो 21st क्वेश्चन यहां पर हमने कंप्लीट किया। 22nd क्वेश्चन, ये तो लास्ट क्लास में मैंने, ये आपके पेपर में भी था, ये आपके एग्जाम में भी था, लास्ट क्लास में किसी ने मेरे को ये डाउट पूछा भी था, आई थिंक दृष्टि आप ही थे, यू आस्क्ड द डाउट, और वो बेचारी क्या देख के डर गई थी, कैलकुलेशंस देख के डर गई थी, जिसमें मैंने उसको एक चीज एनालाइज करवाई कि ऑब्जर्वेशन की ताकत क्या है, ऑब्जर्वेशन की ताकत क्या है। यहां पर आप क्वाड्रेटिक बनाने मत बैठ जाना, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे स्क्वायर है, एक साइड पे तो आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, नो नीड टू गो इनटू क्वाड्रेटिक। भाई किसी को भी डाउट है यहाँ पर प्लीज 22nd क्वेश्चन रीड करो, समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट लुक में समझ में नहीं आ रहा है, पुट अ रेज हैंड सिंबल और जस्ट पुट इट इन द गपशप बॉक्स।
बोलोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना फंसे रहोगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, बोलोगे तो ही आगे बढ़ोगे। प्लीज, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट। यस, डन। चलो बहुत बढ़िया। 23 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन देखो। 23rd क्वेश्चन अगेन क्लास में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ये, क्लास में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ये जो दिया हुआ है 90.55% CO बाय मास, ये जो दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इनिशियली आप अज्यूम करके चलोगे कि आपके पास 100 ग्राम का मिक्सचर है, उसमें से 90.55 ग्राम्स जो है वो किसके हैं, CO के हैं, और बचा हुआ जो है वो CO2 है। बचा हुआ जो है वो CO2 है। मतलब 100 में से 90.55 निकाल दो तो कितना बचता है, 9.45। यस, 9.45 बचता है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। मैंने क्लास में भी जब करवाया था तब मैंने बोला था ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। सो दिस इज डन इन वन ऑफ योर क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया है, बट स्टिल वो क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन ये 23rd क्वेश्चन मार्क करता हूँ। और विश्वा है हमारे साथ। विश्वा, Yes, sir. यस विश्वा, इज एनसीईआरटी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू? Yes, sir. आप बताइए 23rd क्वेश्चन में उसने इक्वेशन क्या दिया हुआ है? C plus CO2 gives 2CO. First प्लस CO2 goes to CO, 2CO. 2CO। क्या सॉलिड है, क्या गैस है? Carbon is solid, then CO2 is gaseous, and 2CO is also gaseous. बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो 1127 केल्विन है। ठीक है, यही दिया है विश्वा, दिया है ना? धनुष्का दिया है 1127 केल्विन दिया है। ओके गुड, चलो। फिर वो बोल रहा है कि भाई एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब उसने टोटल प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर है ये, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, the a gaseous mixture of CO and CO2 in equilibrium with solid carbon, ये दिया हुआ है। और इसका मास दिया हुआ है, इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 90.55% बाय मास। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 मैंने यहां अज्यूम किया, अज्यूमिंग आई हैव 100 ग्राम्स ऑफ CO2 प्लस CO। ऐसे ही लिखोगे, देखो, the better you explain, the better marks you're going to get. Assuming 100 grams of CO2 plus CO, from here we have, ऐसा लिख सकते हो, we have 90.55% by mass CO, therefore mass of CO is 90.55। ठीक है, and mass of CO2 is 9.45। बोल क्या रहा है वो, कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन। की Kc बोला है, Kc बोला है, कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन, राइट? Kc निकालना है अपने को। अब Kc निकालना है तो कैसे कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन को? Kc का सबसे पहले काम करते हैं ना, Kc का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कार्बन तो सॉलिड है ना? कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CO2 बनेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हमें कहीं पे भी वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ, हमें कहीं पे वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ, तो हम ये मोल्स को कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप बोलोगे सर अज्यूम कर लो ना 1 लीटर वॉल्यूम है। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी अज्यूम कर सकते हैं। और अच्छा, यहां अज्यूम करने पे v कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? सो प्लीज डोंट डू दैट। तो हम यहाँ पर क्या अप्रोच करेंगे, हमें पता है कि भाई साहब टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है। अगर टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो क्यों ना मैं Kp वाला रूट लगाऊं। Kp मुझे पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा ना?
मैंने ये दिमाग लगाया कि टोटल प्रेशर दिया हुआ है और टोटल प्रेशर में से मुझे किसका कितना मास है वो भी मुझे पता है। अब मास पता है तो क्या मैं यहां पर स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 2, क्या मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल सकता हूं? हाँ, मुझे उसके लिए दोनों के मोल्स चाहिए, मुझे उसके लिए दोनों के मोल्स चाहिए, तो निकाल लो यार, दोनों के मोल्स निकाल लो। क्या करोगे? मोल्स ऑफ CO इज नथिंग बट 90.55 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 13, ओ सॉरी 16 प्लस 12, क्या यार क्या गलती कर रहा हूँ, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 एंड दैट इज नथिंग बट कितना था अपना 9.45 डिवाइडेड बाय 44। देखो कैलकुलेशंस आएंगी, थोड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, लेकिन ध्यान दो ये क्वेश्चन क्यों मैं इतना डिटेलिंग में करवा रहा हूं कि वो आपके वैल्यूज को आसान कर देगा, एग्जाम के अंदर वो वैल्यूज को आसान कर देगा, राइट। ये 90.55 की जगह पे 90 दे दिया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना फिर। 90.55 आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा अतरंगी है सर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 90.55 को डिवाइड बाय 28 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर मोल्स आ रहे हैं 3.23। अच्छा ये मोलर मास सही कैलकुलेट किया ना, 12 प्लस 16, हाँ ठीक है। और 44 9.45 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 44 से तो मुझे मिलता है सर 0.21 मिलता है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का स्टेप क्या है? मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO प्लस मोल्स ऑफ CO2। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए प्लीज दोबारा कैलकुलेट मत करिएगा, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। जो मोल फ्रैक्शन सी ओवर हेयर, ये तो मजबूरी था, कैलकुलेट करना ही पड़ता, कोई एक तो करना ही पड़ता, तो कोई एक करने के बाद दूसरे के अंदर टाइम वेस्ट मत करो यार, उसमें 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ, मोल फ्रैक्शन। स्टेप नंबर 1 था अज्यूमिंग 100 ग्राम्स, उसमें से मैंने मास निकाल लिया। अब मुझे निकालना था केसी, क्या मुझे निकालना था यहाँ पर केसी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे तो टोटल प्रेशर दिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने केपी का रूट लगाया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन के अंदर C प्लस CO2 गोज टू ट्वाइस ऑफ CO, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर केपी वाला एक्सप्रेशन बनाऊंगा, सिंस मुझे इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, और मुझे पता है कि केपी फॉर दिस एक्सप्रेशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का स्क्वायर, CO का स्क्वायर है, ठीक है। अब इस टोटल प्रेशर में से मैं इंडिविजुअल प्रेशर्स निकाल सकता हूं इक्विलिब्रियम पे, कैसे निकाल सकता हूं सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है दैट विल बी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो हमने ऊपर निकाला। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO जो है दैट इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO जो हमने ऊपर निकाला, मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर 1 है तो जो मोल फ्रैक्शन निकाला वही उनका पार्शियल प्रेशर भी है, उसको केपी की एक्सप्रेशन में रखो, केपी की एक्सप्रेशन में रख के केपी का वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो हाँ कि ना, बोलो केपी का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। यहां पर केपी का वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14.19 आएगा, 14.19, ठीक है। अब क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये कितना लंबा क्वेश्चन है, देखो मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर मैंने केपी निकाला, अब क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, मुझे केसी निकालना था। को बता सकते मेरे को केसी निकल सकता है इस क्वेश्चन के अंदर? कैन एनबडी टेल मी केसी निकल सकता है? यस यश बताओ। सर KC is equal to KP into RT raised to delta NG. अरे वापस बोल। KP is equal to KC into RT raised to whole delta NG. हाँ तूने उल्टा बोल दिया था, KC is equals to KP बोल दिया था, गलती मत करना ये, है ना। KP is equals to KC RT to the power delta NG, delta NG कितना होगा बता दे मुझे यश। Delta NG would be 1 sir. हाँ कैसे निकाला? 2 minus 1 सर, 2 मोल ये गैस, 1 मोल ये गैस, सो 2 minus 1 सर, डेल्टा NG 1 है, हाँ कि ना। अब डेल्टा NG 1 है तो वैसा 1 रख दिया तो आपको रिलेशन मिलेगा KP is equals to KC into RT मिलेगा। Yes sir. हाँ तो बस अब तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, KP आपका निकला हुआ था, T आपके पास है, R
आर आपको क्या लेना है, वो आप देखो यार, आर आपको क्या लेना है, एटमॉस्फेयर दिया है ना, प्रेशर, टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, तो आर की वैल्यू यहां चलेगी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। बोलो मेरे बुलबुलो, समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया ना? कैसे आर की वैल्यू मैंने कैसे ली है, उसने दी नहीं है बट मैंने आर की वैल्यू कैसे अज्यूम की, क्योंकि टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है और वॉल्यूम तो लीटर्स में ही होगा। परफेक्ट है, डन है। चलें आगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा केसी का वैल्यू। केसी का वैल्यू फाइनली आपको जो आता हुआ मिलेगा, यहां पर मैं आंसर में लिख देता हूं, the Kc value that you will get over here is 0.154 approximately 0.154। मैंने बोल दिया approximately है, आप उसको 153, 152, 155, इट्स ओके, ऑल आर राइट, ठीक है, डन। अच्छा ये येलो जो मार्कर से लिख रहा हूं वो दिखता है सबको? ओके, येलो एंड व्हाइट यूज कर रहा हूं, राइट, एंड ऑरेंज जो लिखा था वो दिख रहा था, ऑरेंज में जो लिखा था वो दिख रहा था, ओके गुड। ओके, आप पेन्स पीछे पेज कलर थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा बोरिंग हो गया यार, वाइट वाइट वाइट, जिंदगी एकदम वो हो गई है, बोरिंग हो गई है, तो मैंने सोचा इस बार कलर्स चेंज करते हैं थोड़ा, सिंस वी हैव द टेक्नोलॉजी। तो अच्छा 7.24 देखो, 7.24 के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने थर्मोडायनामिक्स में एक रिलेशन पढ़ा है 7.24 के अंदर, मैं आपको एक बता दूं, 24 यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। 24 थर्मोडायनामिक्स में आपको एक रिलेशन बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, नहीं के नहीं, इसको क्यू लिखेंगे, रिएक्शन कोशेंट, ये रिलेशन है। देखो अगेन, इस रिलेशन का डेरिवेशन बहुत आराम से किया जा सकता है, बट दैट डेरिवेशन इज अप्रोक्सीमेटली 2 पेज डेरिवेशन, ठीक है, और वो डेरिवेशन जो है वो कहीं पे भी आता नहीं है, nowhere asked and it is not there in your syllabus, एक्चुअली में है ही नहीं आपके सिलेबस में। दिस इज योर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में जाके सीखोगे, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में जाके आप इसका डेरिवेशन करोगे भी और सीखोगे भी, ठीक है, और इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, डेरिवेशन में से क्वेश्चंस निकलते हैं। बट अभी के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, अभी के लिए अपने को ये रिलेशन जो है वो ध्यान में रखना है, प्लीज ये नोट डाउन कर लो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। What is delta G over here? What is delta G over here? Delta G is nothing but free energy in non-standard conditions. Non-standard conditions. ध्यान देना बहुत important है. What is delta G naught over here? That is free energy in standard conditions. What is R? Universal gas constant. What is T? Temperature. What is Q? Q is nothing but reaction quotient, जो हम पढ़ के आए हैं, हाँ कि ना? तो बस सिंपल है यार। अब इस रिएक्शन के अंदर ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन के अंदर जब Q K के इक्वल हो जाता है, इस रिएक्शन के अंदर जब Q K के इक्वल हो जाता है, तो रिएक्शन कहां पहुंच गया? इक्विलिब्रियम पे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड हैज बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब उस कंडीशन में देयर इज एक्चुअली नो चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी जितनी यूटिलाइज हो रही है उतनी कंज्यूम भी हो रही है, इज दैट क्लियर? जितनी यूटिलाइज हो रही है, सॉरी, जितनी यूटिलाइज हो रही है उतनी प्रोड्यूस भी हो रही है। तो उस केस में यहां पर ध्यान से देखना, डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका इक्वेशन विल फॉल डाउन टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन। अब लिखोगे के, क्यू की जगह पे आप लिखोगे के। क्यों? ये कब वैलिड है? ये इक्वेशन कब वैलिड है? ये वाली इक्वेशन जो मैंने यहां लिखी है ये कब वैलिड है? दिस इज ओनली वैलिड व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इसीलिए देखो क्यू की जगह पे के लिख दिया। ये रिलेशन ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हो, और उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन।
इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये दो रिलेशन देख लो, ठीक है, ये रिलेशन दिमाग में ही रखने हैं, और उसमें भी मैंने आपको बोला सिर्फ ये वाला रिलेशन दिमाग में रखो, इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी 0 हो गया, क्यू के इक्वल हो गया, और आप उसमें से इक्वेशन को निकाल सकते हो, ठीक है। सो 24 का रिलेशन मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो है ये कौन सा लॉग है, दिस इज योर नेचुरल लॉग, और इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो कोई मुझे बताएगा ln और log बेस 10 में क्या रिलेशन था? यस हर्ष, ln और log बेस 10 में क्या रिलेशन था? नहीं सर, उसके लिए नहीं किया था। अच्छा, दिस विल बी 2.303 log बेस 10। इसको कैलकुलेटेड, इसको ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है ना, इस इक्वेशन को कैलकुलेटेबल बनाने के लिए हमें उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल रिलेशन जो आपको यूज करना है that is delta G naught minus RT log of K 2.303 मल्टीप्लाई होगा, अरे यार ये गलती हो गई यहाँ पर, एक मिनट इसको सही करें, माइनस 2.303, माइनस तो था ही RT और ये हो जाएगा log of K, ठीक है, ln की जगह पे क्या हो जाएगा log of K। सो फाइनल रिलेशन जो आपको यूज करना रहेगा that is nothing but this relation over here, ठीक है। अब सिंपल है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया उसने, एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन के अंदर डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया है, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है और डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दिया है। अब O2 का तो 0 दिया है, ठीक है, O2 का तो 0 दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें जो कंसंट्रेट करना है वो किस पे देना है, हमें कंसंट्रेट करना है NO2 और NO के ऊपर, NO2 और NO के ऊपर। तो ध्यान देना डेल्टा जी, ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो हाँ कि ना, ये तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा ना, यू माइट हैव डन इन थर्मोडायनामिक्स। अब तो कुछ नहीं है यार, NO2 आपका प्रोडक्ट है, उसका वैल्यू आपको 52 दिया हुआ है, माइनस माइनस, ध्यान से देखना, माइनस NO का कितना दिया हुआ है 87, तो यहां पर माइनस 87 कर दिया, आंसर आएगा यहां पर माइनस 35। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या आएगा माइनस 35, क्या यूनिट भूलना नहीं, किलो जूल पर मोल, क्योंकि ऊपर जो डेल्टा जी दिए हुए किलो जूल में दिए हुए। फिर ये था पार्ट नंबर ए जहां आपको फ्री एनर्जी निकालनी थी स्टैंडर्ड कंडीशंस में। पार्ट नंबर बी में बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K, राइट। बस अब तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो, एंटी लॉग निकलेगा फाइनली, एंटी लॉग निकलेगा फाइनली, राइट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपने माइनस 35 निकाल ली है। अच्छा, इसको log K के टर्म्स में ले जाओ ना, पूरी इक्वेशन को log K के टर्म्स में ले जाओ, ज्यादा आसान हो जाएगा। log K इज इक्वल्स टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 2.303 इंटू R, R की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पर, किलो जूल पर मोल। अच्छा, एनर्जी चेंज है ना, तो 8.314 लोगे इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन 298, यस 298। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर उसका एंटीलॉग ले लो, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो फिर उसका एंटीलॉग ले लो। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशंस भी बहुत आसान कर सकते हो। ऑब्जर्व करो कहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू से कैंसिल हो सकता है, कर दो, ठीक है। अपने को कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगी भी नहीं, इतना ह्यूज कैलकुलेशन करने से अच्छा मैं कहीं और टाइम ना लगाऊं अपना, बिल्कुल लगा सकता हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस ले लो ना, नेगेटिव नेगेटिव तो पहले कैंसिल हो जाएगा। अब 34 जो है वो 17 से जाता है, 217 का 34 होता है, तो ऊपर 17 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग कितना होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, उससे 17.12 ले लिया, चलो नीचे 8.314, 8 2 16 होता है,
ऊपर मेरे पास 17 है, होता है ना, तो समथिंग नियर बाय लेट्स से 2.45 जैसा अप्रोक्सीमेट वहां ले लिया। 2.45 डिवाइडेड बाय 298 फाइनली करना है अपने को, तो 2.45 डिवाइडेड बाय 298, ठीक है। तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी, उसका एंटीलॉग निकालना है, करेक्ट है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। कैलकुलेशन में थोड़ा सा तकलीफ आएगा, बट ट्राई सॉल्विंग इट। डन है। ये इक्वेशंस नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चन पे टाइम लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चल, अब मैं सीधा 25 से लेके 25 पहले पढ़ लो, 25 पढ़ लो फटाफट से, चलो जल्दी 25 पढ़ लो। सिंपल है ये तो यार, ले शार्लर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान देना, गैसियस प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स या गैसियस स्पीशीज के वजह से ही होगा। अगर कुछ भी गैसियस नहीं है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है दोनों साइड तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलो सारे थम्स अप दो तो मैं आगे बढ़ू। 25 हो जाएगा। 26 में अगेन मुझे कुछ नहीं बताना, ले शैटलर का ही क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होगा, आराम से। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मेरा जब सोल्यूशन आ जाएगा तो अपना आंसर और सोल्यूशन का आंसर चेक कर लेना, करेक्ट है। चलो 27 से लेके 30 तक फटाफट से देख डालो। 27 से लेके 30 तक कमान 27 से लेके 30 तक कर डालो। कहीं पे कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा हो पूछो। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी। सारे ले शैडलर, सारे के सारे ले शैडलर प्रिंसिपल के बेसिस पे हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ले शैडलर प्रिंसिपल, राइट। बस ध्यान क्या देना है वहां पर, स्टेट्स का ध्यान देना, स्टेट्स का ध्यान देना। ले शैडलर प्रिंसिपल में स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? बोलो कोई डाउट? 27 से 30 कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। 31 वाला देख लो, 31 वाला देख लो। कहानियों में नहीं पढ़ना, कहानियों में नहीं पढ़ना। Just read the question once and then try to see what is happening. क्या क्या दिया है निकालो। Dihydrogen reacts. Dihydrogen gas used in Haber's process is produced by reacting methane from natural gas with high temperature steam. चलो ठीक है, okay. The first stage of two-stage reaction involves the formation of CO and H2. In second stage, CO formed is in the first stage is reacted with more steam in water gas shift reaction. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन जो है ये मैं आपको पी ब्लॉक में करवाऊंगा अभी। कार्बन की फैमिली के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आएगा, सो डोंट वरी। वो कहानियां अभी के लिए छोड़ दो, आप रिएक्शन पे कंसंट्रेट करो जो उसने दिया है। Okay. If the reaction vessel at 400 degrees Celsius is charged with an equimolar mixture of CO and steam, ये एक important point है इस क्वेश्चन का। Equimolar mixtures, equimolar mixture of CO and steam such that partial pressure of CO is equals to partial pressure of H2O and that is equals to 4 बार दिया हुआ है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन है बड़ा चिंदी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन है बहुत चिंदी। कहानियों में उलझाने की कोशिश बस। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम? Kp की वैल्यू दी हुई है, Kp की वैल्यू दी हुई है। बोलो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद किसी को समझ में ना आया हो?
मैं यहाँ पर साइड पे इक्वेशन लिख लूं, क्या इक्वेशन दिया हुआ है 20 कौन सा 31st क्वेश्चन, ठीक है 31st क्वेश्चन यहाँ हाईलाइट किया, हमें दिया हुआ है CO गैस प्लस H2O गैस goes to CO2 गैस प्लस H2 गैस, दिया है ना। और इनिशियली CO और इसका 4 और 4 प्रेशर दिया हुआ है। अब तो क्वेश्चन चिंदी हो गया, अरे यार अब तो क्वेश्चन चिंदी हो गया। 4 में से यहां से कुछ वैल्यू माइनस होगी, 4 में से यहां भी कुछ वैल्यू माइनस होगी, और वो पी होगी, और यहाँ पर P और P बनेगा। दैट्स इट, खत्म। Kp का वैल्यू उसने दिया है, एक्सप्रेशन में डालो, P कैलकुलेट करो और इक्विलिब्रियम प्रेशर्स निकाल दो। सिंपल। अरे भाई बोलो, कुछ तो बोलो, सिंपल है, समझ में आया? चलो 3 3 3 4 3 2 से लेके 3 4 तक देख डालो, बताओ कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। 3 2 से लेके 3 4 तक देख डालो, बताओ कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। 3 2 से 3 4 देखो भाई, मेरा एनसीईआरटी डिस्कशन ऐसे ही करूंगा मैं स्पून फीड नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सॉल्व तो आपको ही करना है। और ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये प्रॉमिस है इनफैक्ट, saying that if you solve NCERT of all the chapters दिल से, तो आपका कॉम्पिटिटिव भी सॉल्व हो रहा है साथ साथ में, और बोर्ड में 70 में से 65 प्लस की गारंटी मैं दे रहा हूं। 11th के फाइनल एग्जाम्स की बात करो या 12th के बोर्ड की बात करो। सो अभी से हैबिट बनाओ कि 12th में जब आप एंटर करोगे तो आप अपना लोड पाइल अप नहीं करोगे। जैसे ही फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ मनजोत सर का, सर ने जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी आपके क्या है क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में, तुरंत लगा दो उसी दिन। आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, उसी दिन लगा दो। केमिस्ट्री में तो खास करके मैं ये बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी भगवान हो जाती है, एनसीईआरटी जो है वो भगवान हो जाती है, खास करके केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत प्यारे। और अगर यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे तो फिर कंपैरेटिव में बड़े आराम से यू कैन सॉल्व द एडवांस क्वेश्चंस। चलो 3 2 से लेके 3 4 तक कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर? चलो सारे थम्स अप दो ताकि मेरे को पता चले, प्रूफ रहना चाहिए मेरे पास, ऐसा थोड़ी है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो गुड, ओके ग्रेट। 7.35 यार, यहाँ पर तो मेरे को आई थिंक कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर याद आ गया, एक H प्लस का डिफरेंस। अब इसने क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या किया है, इसने आप पे छोड़ दिया है कि बताओ कि भाई कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, एसिड है या बेस है किसी का भी स्पीशी का, वो आप हमें लिख के बताओ, ठीक है? तो यहाँ पर जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं देंगे वो क्वेश्चंस को, वो या तो क्लियर करेगा कि भाई मुझे सारे कॉन्जुगेट एसिड्स चाहिए या कॉन्जुगेट बेसिस चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर देखो उसने स्पीशीज कौन सी दी हुई है, पहले तो डेफिनेशन पूछा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब मैंने करवाया था तब भी मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, राइट? सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर स्पीशीज लिख लेता हूं मैं। यहाँ पर HNO2 दिया है, स्पीशी नंबर 1, कहीं पे गलत हो जाए तो बता देना। दूसरा CN- स्पीशीज जो दी है, मैंने आपको ये टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करना सिखाया है, HClO4, राइट? और यहाँ पर आएगा एक F-, फिर आएगा आपका OH-, फिर आएगा आपका CO3(2)-, यही है स्पीशीज। ऑल दी स्पीशीज आर गिवन ना, राइट? 35 क्वेश्चन के अंदर, 35 के अंदर देख ले, CO3(2)- और फिर फाइनली दिया है H2-। करेक्ट है? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप डिसाइड करो जिसका कॉन्जुगेट एसिड है कॉन्जुगेट एसिड बताओ, जिसका कॉन्जुगेट बेस है उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। तो यहाँ पर ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना दो, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस,
और ये है आपकी जो स्पीशी उसने दी हुई है। बढ़िया से खूबसूरत सा स्केल पेंसिल लेके ऐसे एक टेबल बनाओ ताकि देखने वाले को भी याद आना चाहिए कि भाई बच्चे को पढ़ाया है, जिसने भी पढ़ाया है बहुत खूबसूरत पढ़ाया है कि नहीं? ओके ग्रेट। चलो तो HNO2 के अंदर हमको दिख रहा है, HNO2 के अंदर हमको दिख रहा है कि ये H प्लस रिलीज करेगा पानी में जाते ही, दिख रहा है, वो तो सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज एसिड, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो वो क्या बनेगा? H प्लस निकाल दो, क्या बचा? NO2 माइनस, लिख दो NO2 माइनस। Cn माइनस में क्लियरली दिख रहा है कि ये H प्लस तो है नहीं, कंगाल है ये फर्दर H प्लस तो लूज कर नहीं सकता, ये H प्लस एक्सेप्ट जरूर कर सकता है, माइनस है ना उसके ऊपर। तो दिस विल एक्ट एज बेस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, दैट इज HCN। इसके आगे डैश लगा दो यहाँ पर और इसके आगे यहाँ डैश लगा दो। कॉन्जुगेट बेस इसका पॉसिबल नहीं है, कॉन्जुगेट एसिड ही पॉसिबल है। अगेन HClO4 में दिख रहा है, HClO4 में दिख रहा है कि ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, क्या बनेगा? ClO4 माइनस, लिख डालो ClO4 माइनस, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। F माइनस में अगेन दिख रहा है बेस की तरह एक्ट करेगा, H प्लस, कौन सा बेस? कॉन्जुगेट, कौन सा बेस? ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये बना लेगा HF यहाँ पर, और कॉन्जुगेट बेस जो है वो खत्म हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब ये जो OH माइनस जो स्पीशीज है, OH माइनस जो स्पीशीज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये H प्लस लूज करके, ये H प्लस लूज करके O2 माइनस भी बना सकता है, हाँ कि ना? और ये H प्लस को गेन करके क्या बना सकता है? H2O, राइट? H2O, दोनों चीजें कर सकता है ये। तो उसने आप पे छोड़ा है कि बताओ मुझे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा कि H प्लस लूज करेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर व्हाइट पे लिख रहा हूं, हमको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा या ये H प्लस को यहाँ से लूज करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये बेस की तरह एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज बेस, और ये बनाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज H2। सर ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा क्यों बोला? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आई हैव गिवन यू दिस स्टेटमेंट कि अगर कोई भी एसिड है जो डाइप्रोटिक है, जो डाइप्रोटिक है, जो दो प्रोटॉन्स दे सकता है, जैसे H2O, वो पहले एक H प्लस देगा फिर दूसरा H प्लस, तो पहला H प्लस जो देगा उसका जो Ka निकलेगा वो बहुत ही हाई होगा कंपेयर टू Ka2, क्योंकि दूसरे में उसको नेगेटिव स्पीशीज में से H प्लस निकालना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर आप बोलोगे कि सर कॉन्जुगेट बेस बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड तो बड़े आराम से बनेगा। और वो वही चेक करना चाह रहा था कि क्या आप डिसीजन पावर ले पा रहे हो कि नहीं। अगेन टॉकिंग अबाउट CO3 माइनस, क्लियरली दिख रहा है ये H प्लस एक्सेप्ट ही करेगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज बेस ओवर हियर, इसका HCO3 माइनस कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, HCO3 माइनस कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। टॉकिंग अबाउट H2 माइनस, अगेन ये बेस की तरह एक्ट करेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? HS माइनस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? HS माइनस। तो ये है आपका टेबल क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसी तरीके से देखो, खूबसूरती से टेबल बनाना है। मेरे पास स्केल पेंसिल है नहीं तो मैं आपको स्केल पेंसिल लेके ड्रॉ करके बता देता यहाँ पर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डन है? हाँ चल, तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं 36 क्वेश्चन पे। चलो 36 क्वेश्चन। अब मुझे ये बार बार रिपीट नहीं करना, 36 में भी वही है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पूछा है उसने, नहीं, विच आर द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, ऐसा पूछा है। अब लुईस एसिड्स का कॉन्सेप्ट याद है? लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट याद है? लुईस एसिड्स आर व्हाट? दे आर द लोन पेयर एक्सेप्टर्स, लोन पेयर एक्सेप्टर्स। बेसिस, लुईस बेसिस जो होते हैं वो लोन पेयर डोनर्स होते हैं। सो लोन पेयर एक्सेप्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? मैंने आपको स्पीशीज की कैटेगरीज भी बताई थी, मैंने आपको लिस्ट करके स्पीशीज की कैटेगरीज भी बताई थी। बस उसके रिस्पेक्ट में आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 36 को मैं आप पे छोड़ रहा हूं। 37 व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, नहीं बताना मुझे, बहुत पपलू बहुत चिंदी क्वेश्चन है।
38 क्वेश्चन, राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स, नहीं बताना मुझे। 39 the species H2H can act as both Bronsted acids and Bronsted bases. क्या बोलते हैं ऐसी स्पीशीज को? एम्फोटेरिक स्पीशीज। यस, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक स्पीशीज। सिंपल हो गया। अब वो बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड और बेस, अगेन टेबुलर फॉर्म में इसको बताना है। 36 से लेके 35 वाला मैंने जैसे आपको बता दिया, 35 से लेके 39 तक सेम प्रोसेस चलेगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड्स, लुईस बेस। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा क्लास में लिया हुआ है। OH minus F minus H plus BCl3, सेम एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन दिया था मैंने। तो देख लो आपका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी व्हाइल वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्व हो रहा था बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये हो गए आपके, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर ताकि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 41 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां वो खाली कॉन्जुगेट एसिड बेस या लुईस एसिड बेस कौन एक्ट करेगा वो पूछ रहा है, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसिड बेस थ्योरी जो हमने पढ़ी है, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसिड बेस थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट है, सिंपल। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर सॉल्व करवा दिया है 35, अरे सॉरी 35 से लेके 41 तक, ठीक है। 35 वाला मैंने आपके साथ सॉल्व किया क्लास में, बाकी 36 से लेके 41 तक आपको बताना है, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क, आप सॉल्व करते रहिए। चलो 42 से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं पीएच वाले, 42 से शुरू हो जाते हैं पीएच वाले क्वेश्चंस। अरे मेरे को बताओ, जिस लेवल पे जाके हम लोगों ने पीएच कैलकुलेशंस करनी है, आई थिंक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को। क्या है क्वेश्चन 41, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 42 सॉरी, पीएच ऑफ द विनेगर दिया है कि वो बोल रहे कैलकुलेट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। उसको बोल भाई प्लीज ऐसे लेवल के क्वेश्चंस मत दे हमें, हम इससे बहुत ऊपर सॉल्व करके आए हुए हैं। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच, सीधा, राइट। H प्लस का कंसंट्रेशन ढूंढना है, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, अब आपका एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन यही उठाएगा, लेकिन इसके अंदर वो बोलेगा द पीएच ऑफ द विनेगर सैंपल इज 3.76, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। कर सकते हो? कोई बताएगा मेरे को, अगर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, व्हाट विल बी द पाथ टेकन फॉर द क्वेश्चन देन? कोई बता सकता है मेरे को? कैन एनीबॉडी टेल मी? गिव मी अ रेज हैंड सिंबल। चलो जल्दी। हाइड्रोक्सिल आयन, H प्लस नहीं ढूंढना है, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ढूंढना है। हाँ धनुष्का बताओ मेरे को, क्या प्रोसेस लोगे यहाँ पर? Sir, first pH is equal to minus log of H plus, so log H plus is equal to minus pH, so H plus is equal to anti-log of minus pH. हाँ, Then हाइड्रोक्सिल आयन ढूंढना है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ढूंढना है। हाँ, ध्यान से देखो, 42nd क्वेश्चन में मैंने ट्विस्ट कर दिया है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विनेगर का पीएच कितना दिया है? 3.76। यस, आई एम नॉट एबल टू सी द वैल्यू फॉर, हाँ 3.76, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो तो सिंपल है, वो तो मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया हुआ, एंटी लॉग ऑफ माइनस पीएच कर दो, आंसर रेडी हो गया। हाँ, बट मैंने क्वेश्चन में ट्विस्ट ये कर दिया कि मुझे H प्लस का नहीं, मुझे OH माइनस का कंसंट्रेशन हाँ चाहिए। सर, it will be pH plus POH is equal to 14. वेरी नाइस। तो सर सबसे पहले पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 है, हमें पता है पीएच का वैल्यू उसने दिया है, वहां से मैं पीओएच निकाल लूंगी सर, 14 माइनस 3.76, यस और नो? यस, पीओएच निकल गया। तो अब मुझे पता है, अरे यार ये क्यों रब किया मैंने, अब मुझे पता है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ पीओएच। बोलो हाँ कि ना? कोई हाँ कि ना समझ में आता है? सिंपल है, इजी है। तो बस कान को घुमा के दर्द दे दिया, वो दर्द
सहन करने की ताकत मैंने आपको दे दी, क्योंकि मैंने ये आपको ट्विस्ट बता दिया कि क्वेश्चन यही होगा, बस H प्लस की जगह पे वो बोलेगा OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालो, ठीक है। OH माइनस का टेक्निकल नेम क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन। वो लिख लेना कहीं पे, क्योंकि ये वर्ड सुन के आप डर ना जाओ। हाइड्रोक्सिल आयन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे ही H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, राइट। वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस के फॉर्म में रहता है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। 43 क्वेश्चन यहां पर। अरे 43 क्वेश्चन कोई मेरे को बता सकता है? 43 क्वेश्चन कोई मेरे को बता सकता है? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको पता है, जब मनजोत सर पहली बार सॉल्व करने बैठे थे ना, तो एक्चुअली में मनजोत सर भी कंफ्यूज हो गए थे, यार ये कैसे सॉल्व हुआ, हाउ दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। हमें तो खाली आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि इनके कॉन्जुगेट बेसिस का क्या निकालो, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालो। और ये छोटी सी चीज थी, चैप्टर में छोटी सी चीज हमने पढ़ी थी, बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वो हमने नजरअंदाज कर दी थी। क्यों? आपको लगा यार अनइम्पोर्टेंट है, ये रिलेशन कहाँ यूज होने वाला है, ये रिलेशन कहाँ यूज होने वाला है कि नहीं? चलो ठीक है, चलो यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो बता सकते हैं। यस यस, चलो बताओ। 43rd क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, we know that Ka into Kb gives out Kw. अरे मेरे जान, शाबाश। Ka into Kb is equals to Kw। अरे यार फैन हो गया मैं तेरा, And फैन हो गया मैं तेरा। बस अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। Ka into Kb is equals to Kw, ये रिलेशन यूज करेंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw की वैल्यू इज 10 to the power -14। बोलो हाँ कि ना? यस, Kw की वैल्यू, अरे ये तो भूलना ही नहीं चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू 10 to the power -14। इससे तो पीएच की पूरी कहानी निकली थी, पीएच की पूरी कहानी निकली थी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है, कहां गया हुए 43, सारे के सारे एसिड हैं, दिख रहा है, सारे एसिड है, मतलब Ka दिया हुआ है, इनके Ka की वैल्यू दी हुई है, इनके कॉन्जुगेट बेसिस मतलब Kb वैल्यू ढूंढना है। तो यार कुछ भी नहीं करना। ओ यार मेरी बात सुनो, ओए सुनो यार, Kw डिवाइडेड बाय Ka करना है बस, दैट्स इट, खत्म, कहानी ओवर। इज दैट ओके? क्लियर है? बस करो। 1 मार्कर क्वेश्चन। हाँ, डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? पक्का आगे बढ़ूं? गिव मी थम्स अप, मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए। थम्स अप दो। हाँ हाँ, क्या सॉल्व करूं? व्हाट शुड आई सॉल्व इन दिस? अब तो सिंपल है। चलो मैं एक पार्ट में आपके लिए ले लेता हूं। यहाँ पर HF का वैल्यू दिया हुआ है, HF जो कि डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस प्लस F माइनस। बोलो होगा कि नहीं? हाँ कि ना? यस और नो करते जाना गपशप बॉक्स में। इसका Ka वैल्यू दिया हुआ है 43 क्वेश्चन में। Ka वैल्यू आपको इसका दिया हुआ है, and that is nothing but 6.8 into 10 to the power -4। ठीक है, 6.8 into 10 to the power -4। ये एक्सप्रेशन का Ka दिया हुआ है, क्लियर है, सिंपल है। अब मुझे पता है कि भाई ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये F माइनस जो है, ये H2O के साथ रिएक्ट कर रहा होगा डिफरेंटली। उसी सिस्टम के अंदर ये H2O के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और वहां से H प्लस निकाल रहा होगा। हाँ कि ना? H प्लस निकाल के ये वापस HF और OH माइनस बना रहा होगा, पानी में से OH माइनस निकाल रहा होगा। तो क्या मैं इसके लिए Kb का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? क्या मैं इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? और एक्सप्रेशन बना के आप Ka इंटू Kb कर दोगे ना, तो आपके पास फाइनली बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओ माय गॉड, दिस इज नोन एज Kw। ये किया है हमने, डेरिवेशन किया है पूरा ये, राइट? वी हैव डन द डेरिवेशन इन द क्लास। अब Ka का वैल्यू आपके पास है, वो बोल रहा है Kb निकालो इस एसिड का।
तो KW का वैल्यू क्या है 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाय KA इज 6.8 into 10 to the power minus 4. बोलो सॉल्व करूं ये 1 by 6.8 into 10 to the power minus 10 आ जाएगा. 1 by 6.8 कर लो, 1 by 6.8 कर लो तो आंसर आ जाएगा 0.147 into 10 to the power minus 10. अच्छा फाइनल आंसर 1.47 into 10 to the power क्या हो जाएगा बताओ. 1.47 into 10 to the power क्या हो जाएगा. लेट मी सी कितने लोग इसके अंदर दिमाग लगा पाते हैं. 10 to the power. वेरी नाइस दृष्टि, सुपर. ये मैकेनिकल कर दिया मैंने आपके लिए प्रोसेस. यस आई हैव डन दिस कि भाई आपको into 10 डिवाइड बाय 10 करना है. into 10 वाला जो है वो हमारे वैल्यू के अंदर यूज हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 बचेगा तो 10 to the power minus 11. खत्म, आंसर ओवर. -9 नहीं होगा, -11 होगा. यही मैं बोल रहा हूं, मैकेनिकल कर दो प्रोसेस को. रट्टा मारने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी. 0.147 को 1.47 बनाना है हमें, तो मुझे into 10 करना पड़ेगा इस प्रोसेस में. अब into 10 किया तो डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा. अब into 10 तो इसके साथ यूज हो गया, बचा डिवाइड बाय 10 तो 10 to the power minus 11 हो जाएगा. आंसर क्लियर है. ओए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? 43rd क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई अब दिक्कत रह गई है तो प्लीज मेरे को बताओ. 1.47 into 10 to the power minus 11 आंसर आ गया. अब बाकी दो पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा, वो आपको करने हैं. ठीक है, आपको करना है. चलो 44 क्वेश्चन अगेन. 44 क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो. यहाँ पर 44 क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगेन एक ऑर्गेनिक स्पीशी यूज की है उसने नाम लिया है फिनॉल. क्या लिया है? फिनॉल. फिनॉल क्या होता है? फिनॉल कुछ नहीं होता. फिनॉल इज नथिंग बट बेंजीन रिंग. देखा है आपने बेंजीन रिंग, है ना? उस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप अल्कोहल ग्रुप लगा दो ना, OH ग्रुप, तो हम उसको बोलते हैं फिनॉल. ठीक है. अब जब ये पानी में जाता है तो ये पानी में जाने पे अपने को एक आयन देगा एंड दैट इज नथिंग बट O- लाइक दैट. और H+ जो है वो रिलीज कर चुका होगा. H+ जो है वो ये रिलीज कर चुका होगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर 44 क्वेश्चन के अंदर आपका इक्वेशन ये यूज होगा. अच्छा फिनॉल, डरो नहीं, अभी याद करने की जरूरत भी नहीं है. फिनॉल खाली स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, IUPAC में सब क्लियर हो जाएगा यार. ठीक है, डोंट वरी, डोंट एट ऑल वरी. ठीक है, 44 क्वेश्चन पढ़ो. द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल दिया हुआ है. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर करो. आपको यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है फिनॉल का. सो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है. Ka वैल्यू कितनी दी हुई है? Ka वैल्यू कितनी दी हुई है? 7.44 में Ka वैल्यू दी हुई है 1.0 into 10 to the power minus 10 दी है. अब मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे कि वीक होंगे? वीक होंगे. तो अगर आपका ये C कंसंट्रेशन से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियली 0 इक्विलिब्रियम पे आने पे C में से C अल्फा गया तो ये C अल्फा बचा. हाँ कि ना? और मैं यहाँ से देखो, ये प्रोसेस लिखना है, ये पूरा प्रोसेस लिखना है. यहाँ से फिर आप Ka का एक्सप्रेशन बनाओ और उसमें से डिराइव करो कि अल्फा की वैल्यू इज √Ka/C. ये डिराइव करना है, दिखाना है, हर बार दिखाना है. भले 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस में आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये बार मैं नहीं करूंगा, आपको करना है. एक्सप्रेशन लिखना है C alpha into C alpha divided by C common 1 minus alpha. Alpha much lesser than 1. Therefore, Ka is equals to C alpha square. Hence, alpha is equals to √Ka/C. अब Ka की वैल्यू है, C की वैल्यू है, राइट? C की वैल्यू उसने दिया ना 0.05 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल दिया ना. तो C की वैल्यू है, Ka की वैल्यू है, अल्फा निकल जाएगा. अल्फा निकल गया तो फिनोलेट आयन, देखो इसको हम फिनॉल बोलते हैं, तो इन भाई साहब को हम यहाँ पर बोलते हैं फिनोलेट आयन. दिस इज नोन एज फिनोलेट आयन. ठीक है, ये वर्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा. क्लियर, डन, 100%. अब क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया आगे.
वो 44 क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट। सोडियम फिनोलेट मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर सोडियम फिनोलेट मतलब फिनोलेट आयन तो ये था O-, इसके ऊपर सोडियम लगा हुआ है लाइक दैट, तो ये एक सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? ये एक सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट्स जो है वो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सॉल्ट्स कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आते हैं, नॉट कभी भी, जनरली। ठीक है, एक दो सॉल्ट्स, 3-4 सॉल्ट्स हैं जो वीक कैटेगरी के होते हैं, बट जनरली सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग है तो ये अंदर जाके क्या करेगा? O- और Na+। ओए होए सर क्या बात कर रहे हो, ये तो कॉमन आयन हो गया सर, ये तो कॉमन आयन हो गया। वही तो वो पूछ रहा था कि नया अल्फा क्या होगा, न्यू अल्फा क्या होगा। न्यू अल्फा सर ने आपको सीधा बताया हुआ है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एडेड। खत्म, क्वेश्चन ओवर। नया अल्फा निकालो और वापस से इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डालो तो आपको पता चल जाएगा कि नई कंसंट्रेशंस क्या होंगी। वही वो पूछ रहा है, हाउ द कंसंट्रेशंस विल बी अफेक्टेड। 7.44 में देखो व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयन, अच्छा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही पूछा, तो नया अल्फा पूछा है खाली, बस खत्म हो गई बात, ऑल डन एंड डस्टेड। ओनली कैलकुलेट द न्यू अल्फा एंड लीव द क्वेश्चन। 7.45, 7.46, 7.47 पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर है ये। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉमन आयन। मैं यहां लिख भी देता हूं 4 से लेके 4-7 तक ये सारे के सारे आपके कॉमन आयन के ऊपर हैं। प्लीज 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 इनको सॉल्व कर लीजिएगा। फोर 5, 4, 6, 4, 7 मैंने क्लास में करवा दिए। 4, 5, 4, 6, 4, 7 मैंने क्लास में करवा दिया है। करेक्ट, सिंपल, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 के अंदर 48 अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन पीएच कैलकुलेट करना है, नहीं करना मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे करना ही नहीं है। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बता रहा है इनको, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान क्या देना है, ध्यान देना 10⁻⁶ से अगर कम हो रहा है कंसंट्रेशन तो वाटर का कंसंट्रेशन इंक्लूड करना है वहां। याद आया, वो भूलना नहीं। वाटर का आयनाइजेशन कब लेना है? जब 10⁻⁶ से कम हो जाए। बट यहां मुझे दिख रहा है 10⁻⁶ से कम कोई है ही नहीं। यस, 10⁻⁶ से कम कोई है ही नहीं, तो बस यहाँ पर वाटर को भूल जाओ। बस उसने तकलीफ क्या दी है, 2 पार्ट में उसने आपको बेसिस दिए हैं, तो वहां से POH निकलेगा और फिर PH + POH = 14 लगा के PH निकालो। 48th क्वेश्चन एग्जैक्टली कर चुका हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क डाउन करिएगा। 48 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने यहां दिए 44 से लेके 47 तक सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, खुद सॉल्व करो एक बार वापस से। नहीं समझ में आता है प्लीज डू नॉट कॉल मी, इज दैट ओके? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन, भाई 49 क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर से मार्क कर लो, हैशटैग बना लो। ये अगेन पीएच कैलकुलेशन है, दिस इज अगेन पीएच कैलकुलेशन, लेकिन उसमें एक तिकड़म यूज किया हुआ है उसने। वो तिकड़म कुछ भी नहीं है यार, वो तिकड़म कुछ भी नहीं है। उसने आपको स्पीशीज का मास दिया हुआ है, वो बोल रहा है उसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया टू गिव 2 लीटर सोल्यूशन, गिव 2 लीटर सोल्यूशन। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर साइड पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन अभी भी विजिबल है? ओके, ध्यान दो। 49th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसका पहला पार्ट। पहले पार्ट के अंदर उसने दिया आपको सबसे पहले सब्सटेंस TlOH, टैंटलम हाइड्रोक्साइड। Tl इज टैंटलम, ठीक है। अपने को उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है कि ये भाई साहब जब टूटेंगे तो Tl और OH-, Tl+ और OH- दिख रहा है, वो तो वैलेंसीज में दिख रहा है। OH का वैलेंसी पता है ना अपने को, माइनस होता है, तो Tl के ऊपर +1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर क्या बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं कि इसका 2 ग्राम डिसॉल्व किया और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बना 2 लीटर। तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप ये 2 को डिवाइड करोगे विद द मोलर मास ऑफ TlOH।
ताकि आपको उसके मोल्स मिले। राइट, स्टेप नंबर 1 आपको निकालने हैं मोल्स। यहां पर मैं लिख देता हूं, स्टेप नंबर 1 आपको निकालने हैं यहां पर मोल्स ऑफ TLOH। कैसे निकालोगे? 2 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ TLOH। अच्छा, डोंट वरी, टेंटलम का आपको एटॉमिक मास याद नहीं करना है, वो दिया होगा, वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, नो नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है, अभी मेरे को भी याद नहीं है टेंटलम का एटॉमिक मास क्या है, तो इसलिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, आप गूगल करके देख लेना टेंटलम का एटॉमिक मास क्या है, वो मुझे भी याद नहीं है। इज दैट क्लियर? सो नो नीड टू वरी, वो दिया होगा। ठीक है, मैं खाली स्टेप्स बता रहा हूं, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। मोल्स निकाले, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? मोलैरिटी निकालोगे। कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ TLOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 2 लीटर्स, दिया है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, कंसंट्रेशन निकल गया, मतलब यहां पर सपोज M कंसंट्रेशन था, यहां पर सपोज M कंसंट्रेशन था, तो इसका M और इसका M मिलेगा, 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल दिख रहा है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्ट्रॉन्ग लेके ही चलेंगे उनको, वी विल टेक इट एज स्ट्रॉन्ग ओनली, और वो दिख भी रहा है, वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। इज दैट क्लियर? मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा वो। ठीक है, क्लियर है? जहां पर कंफ्यूजन रहे ना कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वहां पर स्ट्रॉन्ग अज्यूम करके कैलकुलेट कर दो। परफेक्ट। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया, M हमने यहां निकाला था। स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे? POH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, बोलो हाँ कि ना। स्टेप नंबर 3 क्लियर हुआ? POH निकल गया। स्टेप नंबर 4 क्या करोगे? PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। सर आंसर आ गया, डन है। अगेन सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को देखो, यहां सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट एग्जैक्टली सेम जो मैंने अभी समझाया, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। स्पीशीज का मास दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, और आपको क्या करना है? पीएच निकालना है। अगेन हाइड्रोक्साइड्स ही दिए हुए हैं, तो आपका यहां पर क्या होगा? बेसिकली जो आपने कंसंट्रेशन निकाला है, और सिंस मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स है तो स्ट्रॉन्ग होंगे। बस ध्यान देना सेकेंड वाले पार्ट में 1 मोल से 2 OH माइनस मिलेंगे, 1 मोल से 2 OH माइनस। तो अगर M कंसंट्रेशन है CaOH वोल्ट वाइज का, तो 2M आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा। यस, समझ में आ रही है चीज? तो बस इतना ध्यान देना, डन। फोर्थ पार्ट is again an interesting part. Fourth part is again an interesting part. यहां पर तो भाई ने हद ही कर दी है, इतना सारा वो इसने कॉन्सेप्ट लगाने का कोशिश किया ना। These are the questions which are like your JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन। देखो वो भी आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से लगाइए, काम खत्म यार, बहुत सिंपल। देखो वो बोल रहा है कि मेरे पास एक HCl सोल्यूशन है, ऑलरेडी मेरे पास एक HCl सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन का मोलैरिटी है 13.6 मोल, ये है ना। ध्यान से देख लो पहले, फिर लिखना। वो बोल रहा है कि इन भाई साहब का मैंने 1 ml लिया। कितना लिया? 1 ml लिया। तो मैंने भाई साहब इसको दूसरे कंटेनर में लिया, ये 1 ml को मैंने इसके अंदर पानी डाला, उसको डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करके वापस इसको 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया। क्या बनाया? 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया। बहुत सिंपल सी चीज है, सोल्यूशन नंबर 1 के अंदर देखो, मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको दे दूंगा, मैं पहले आपको डिटेल कर दूं। सोल्यूशन नंबर 1 के अंदर मेरे पास मोलैरिटी था कि नहीं? मेरे पास वॉल्यूम था 1 ml। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये 0.001 लीटर्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे मोलैरिटी में फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में लेना होता है, याद रखना। तो क्या मुझे यहां से मोल्स ऑफ HCl मिल जाएगा? कितने लीटर्स में? 1 मिलीलीटर। इस सॉल्यूशन का जो मैंने 1 मिलीलीटर लिया, मोलैरिटी है, वॉल्यूम है,
उसमें कितना मोल्स ऑफ HCl होगा मिल जाएगा मेरे को। हाँ, स्टेप नंबर 1 मोल्स ऑफ HCl मैंने ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। अब ध्यान से देखो स्टेप नंबर 2, इस सॉल्यूशन के अंदर देखो मैंने इसको डाइल्यूट किया, ये वाला जो सॉल्यूशन था ना इसको डाइल्यूट किया पानी डाल के। अब पानी डाला है तो HCl के मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, HCl के मोल्स तो वही रहेंगे, HCl के मोल्स तो वही रहेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में देखो यहाँ पर M2, इसको मैंने M1 लिखा है, M2 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl जो आपने यहां कैलकुलेट किया वो यहां आ जाएगा, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने आपको दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर दे दिया है स्टेप नंबर 2 में 1 लीटर बोल रहा है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, तो वहां से आपने M2 निकाल लिया। अब वो बोल रहा है ये M2 सॉल्यूशन जो बना है उसका पीएच निकालो, तो M2 जो है वो HCl का ही है ना, HCl टूट के क्या देता है H प्लस और Cl माइनस। अब यहां जो कंसंट्रेशन आया है वही यहां पर H प्लस का कंसंट्रेशन होगा M2 वाला। अब पीएच निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा बड़ा हमने यहाँ किया है इसको हम छोटा ट्रिक बना सकते हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसका मोलैरिटी मुझे दिया हुआ था, मोल्स मुझे नहीं पता था। इसको एक मिनट, इसको मोल्स इस तरीके से ले लिया, ध्यान से देखो, और मेरे पास इसका कुछ वॉल्यूम था, इस M1 का कुछ वॉल्यूम था, उसको मैंने V1 ले लिया। अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं, मोल्स इज इक्वल्स टू M1 इंटू V1, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ऐसे ये जो मोल्स हैं वो कहां जा रहे हैं, वो दूसरे वाले सॉल्यूशन के अंदर थे, सेम ही थे, तो दूसरे वाले के लिए मैं लिख सकता हूं M2 इज इक्वल्स टू मोल्स सेम ही है डिवाइडेड बाय V2, जो भी वॉल्यूम बन गया उस सॉल्यूशन का। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा मोल्स इज इक्वल्स टू M2 इंटू V2, बोलो हाँ कि ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकता हूं, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। कोई ये इतना बड़ा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी पहली दी है, वॉल्यूम पहला दिया है, वॉल्यूम दूसरा दिया है, सीधा M2 निकाल सकते हो आप। मुझे वही चाहिए था। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर कोई कंपैरेटिव वाला यहाँ बैठा है उसने ये पढ़ा होगा, कंपैरेटिव की क्लासेस में ये आया ही होगा। बोर्ड में हम जनरली ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर, बट यहाँ पर वो क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने उसको ले लिया, करेक्ट है। दिस इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। एक सॉल्यूशन मोलैरिटी दिया हुआ है, उसका कुछ वॉल्यूम लिया और उस कुछ वॉल्यूम को लेके मैंने डाइल्यूट किया बाय एडिंग वाटर, और एक नया वॉल्यूम बनाया, डाइल्यूट ही किया ना, तो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, डाइल्यूशन फॉर्मूला। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें सिखा रहा हूं, इनको ध्यान देते हुए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। अब M2 निकल गया, अब आई थिंक पीएच निकालने में मेरे को कुछ हेल्प करनी है तो बताओ, पीएच निकालने में मुझे कोई हेल्प करनी है तो बताओ, सिंपल है। चलो 50, क्वेश्चन नंबर 50 ऑनवर्ड्स, 50 से लेके 51, 52, 53 वाला हमने क्लास में सॉल्व किया है, सेम एग्जैक्ट सेम वैल्यूज भी सेम थी। 54 अगेन, ये जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना डाइमिथाइलअमीन, ये सब देख के डरो नहीं, अभी ये सब देख के डरो नहीं, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाने दो, ये क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से होंगे, बहुत आराम से। 55 अपना हो चुका है, 54 अपना नहीं हुआ है, 54 में डाइमिथाइलअमीन करके उसने यूज किया है। आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है। 53 अपना हो चुका है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने लिया था क्लास के अंदर। 52 इजी है। अच्छा 52 अगेन एनिलीन इज नथिंग बट बेंजीन के ऊपर NH2, लेकिन अभी आपको NH2 ग्रुप ही नहीं पता, तो मैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाने दो, उसके बाद में ये 52 क्वेश्चन भी लूंगा आपको, ठीक है। 52, 54 वो मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे, सॉल्यूशंस तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं सारे क्वेश्चंस की।
56 अगेन वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, पीएच दिया हुआ है, बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाला। अरे यार पपलू क्वेश्चन है ये, ठीक है। 0.56 grams of KOH is dissolved in water to give 200 ml solution of 298 Kelvin। अगेन डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज किया उसने यहाँ पर, डाइल्यूशन फॉर्मूला 57 आप सॉल्व करेंगे, 57 आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व 57 डाइल्यूशन फॉर्मूला के बेसिस पे ही है। 58 मैंने क्लास में करा दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ SROH होल ट्वाइस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, राइट। 59 मैंने करवा दिया है, प्रोपेनोइक एसिड मैंने नाम बोल के फॉर्मूला भी दिया था, CH3CH2COOH, क्लास में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 60, pH of 0.1 molar solution of cyanic acid is 2.0, calculate the ionization constant of acid and its degree of ionization in the solution। सेम ऐसे ही जॉनर का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। pH दिया है, pH से ये एक वीक एसिड है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब एक वीक एसिड है, हाँ कि ना। तो देखो मैं यहाँ नीचे इक्वेशन लिख लेता हूँ, HCNO जब ये डिसोसिएट होगा तो मेरे को देगा CNO माइनस प्लस H प्लस, बोलो हाँ कि ना। CNO माइनस प्लस H प्लस, इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, करेक्ट। अब pH दिया हुआ है आपको, pH दिया हुआ है, अरे कहाँ चला गया, सॉरी, ये pH दिया है, pH में से H प्लस ढूंढ सकते हो, pH में से H प्लस कंसंट्रेशन ढूंढ सकते हो, H प्लस में से अल्फा ढूंढ सकते हो, जो भी H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा वो C अल्फा के इक्वल होगा ना, और C उसने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, करेक्ट है, C उसने आपको दिया हुआ है। 0.1 मोलर सोल्यूशन देखो दिया हुआ है ना, pH ऑफ 0.1 मोलर, तो C आपको दिया है, H प्लस का कंसंट्रेशन आपने ढूंढ लिया, दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा, सो वहां से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। स्पून फीडिंग नहीं चलेगी यहाँ पर, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज समझ में आएंगी जो मैं बोल रहा हूं, नहीं सॉल्व करोगे तो सब ऊपर से ही जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपको सॉल्व करना है, डू नॉट फॉरगेट। 61 नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला लिख लो, HNO2, calculate the pH of 0.04 molar 0.4 molar solution सोडियम नाइट्राइट, तो मतलब NaNO2 ऐसा दिया है उसने। नाइट्रस एसिड इज HNO3, नाइट्रिक एसिड होता है वो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड, हाँ, तो NaNO2, सोडियम नाइट्राइट इज NaNO2 एंड इट्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा ये आपका सॉल्ट का क्वेश्चन है, छोड़ दो भाई, 61 आपका पार्ट नहीं है, 61 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। Calculate the ionization constant of pyridine, again 62 क्वेश्चन को मार्क करके रखो, 62 क्वेश्चन को मार्क करके रखो। आफ्टर योर ऑर्गेनिक इज डन, कितने क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाले आए, 52, 54 एंड 62, 3 क्वेश्चन अभी तक ऑर्गेनिक वाले हैं, मार्क करके रखो उनको। 63 नॉट इन सिलेबस, ओके। 64 इजी है, एक बार मेरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, आ जाएगा। क्लोरो एसिडिक एसिड, जैसे ब्रोमो एसिडिक एसिड नहीं था वैसे क्लोरो एसिडिक एसिड है, मैंने ब्रोमो एसिडिक एसिड वाला क्वेश्चन लिया हुआ है क्लास के अंदर, जहां मैंने CH3 में CH2 करके ब्रोमीन लगाया था, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। What will be the pH of 0.1 molar and its 0.1 molar sodium salt? अच्छा सोडियम सॉल्ट सोल्यूशन है, चलो ये भी क्वेश्चन निकाल दो भाई, ये एक्चुअली में सॉल्ट सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, सिलेबस में से नहीं है। Calculate the pH of resultant mixtures, ये क्वेश्चन रहने दो, 66 वाला क्वेश्चन रहने दो, मत सॉल्व करो। मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बोर्ड में नहीं आएंगे, मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और उसके ऊपर बैलेंस्ड रिएक्शन बनाना पड़ेगा और वो सब चीजें, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर है, अभी नहीं आएंगे ये बोर्ड लेवल पे, आपके ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लीव इट। 65 क्वेश्चन
is again your concept based question. सोचना, ये पता है किसके ऊपर है? ये मैंने आपको जो इक्वेशन दिया था PKW is equals to PH plus POH, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? Think about this question, try to solve it. All right, so with this your NCERT and exercise is over. 66 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व वाले क्वेश्चन है, तो छोड़ दो उसको. Done. So with this your NCERT and exercise is over. ये वीडियो पूरा का पूरा मैं अपलोड कर दूंगा. It will be there as a permanent link, not as a 3-day expiry link. It will be there as a permanent link. जब भी आपको खोल के देखना है आप खोल के देख सकते हो, ठीक है? YouTube लिंक की तरह रहेगा. Yash is smiling so much. Harsh, thank God. थैंक यू सर. ठीक है, और मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा ताकि आप लोग जो क्वेश्चंस क्लास में हमने अभी बोला कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी अगर आपको याद नहीं आया है तो वो सॉल्यूशन देख के याद आ जाएगा. करेक्ट है? यस. चलो, विद दिस आई विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.